अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा ये मैंने म्यूट किया हुआ है इसलिए कि बहुत सारे लोग होंगे तो वो हैphazard होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में या वैसे ही प्राइवेटली मैसेज कर दीजिएगा जो भी क्वेरी हो आपकी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसका मेन पर्पस एक तो ये था कि ऑनलाइन सेशंस अब वीकेंड को स्टार्ट करने। एक तो पहली बात तो ये थी। दूसरा बेटा मेरा इंटरेस्ट ये था कि हम लोग जो है एटीपी के लिए और कुछ रिवीजन के लिए काम करें। तो आज तो मेनली मैंने जो हमारा मेजरमेंट का पहला पार्ट होता है एटीपी में भी, P2 में भी, P1 में भी, उसी के ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें जो फर्स्ट जो मैं यहाँ सोच रहा हूँ जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो अगर हम लेंथ की मेजरमेंट को सोचते हैं तो लेंथ की मेजरमेंट में बेटा हमारे पास बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, लार्जर डिस्टेंस। अब फिजिक्स में लार्जर डिस्टेंस क्योंकि हम लैब्स में इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को, तो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस नहीं होते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हमें बहुत लार्ज डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें उन ऑपरेटर्स का, उन इक्विपमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बेटा इसके लिए हमने पहला जो इक्विपमेंट है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, व्हेन मेजरिंग लार्जर डिस्टेंसेस ऑफ अ फ्यू मीटर अ टेप मेजर इज मोर अप्रोप्रिएट। ये एमसीक्यूज में बेटा लार्ज डिस्टेंस के लिए मेजरिंग टेप है, या इससे भी लार्ज जैसे फ्यू हंड्रेड मीटर्स है, उसके लिए अगर आपने मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए ट्रंडल व्हील्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो ये जो ट्रंडल व्हील्स है ये कैसे होते हैं, इनका देखने में कैसे लगते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ट्रेंडल व्हील है जो यहाँ पे मैं आपको, ये इक्विपमेंट है, यहाँ से जो पर्सन है इसको कैरी करके ये आगे की तरफ मूव करता है। इसका ये जो डिस्क है ये रोटेट करती है, और इसका जो एक रोटेशन है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। ये इस ट्रेंडल व्हील का, ये आपको स्केल नजर आ रहा है, ये नंबर ऑफ रोटेशंस को मेजर करते हैं। जैसे कार के अंदर स्पीडोमीटर में कितने किलोमीटर्स हम मूव कर रहे हैं, स्पीड के साथ साथ वो किलोमीटर्स मेजर होते हैं। ऐसे ही ये हमें नंबर ऑफ रोटेशंस, ये क्या मेजर करता है, ये हमारे लिए नंबर ऑफ रोटेशंस मेजर करेगा। और अगर मैं आपको और इसका क्लोजअप में ट्रेंडल व्हील को दिखाऊं तो ये इसका व्हील के ऊपर आप देखें तो ये व्हील की एक रोटेशन 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास 1 मीटर की ये रीडिंग जैसे नजर आ रही है, ये 1 रोटेशन हुई है। तो 1 रोटेशन का मतलब ये है कि ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको मूव कराते हैं, और मूव कराते हुए जो भी डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लेते हैं। अच्छा, ये अब आपने कहाँ पे ट्रेंडल व्हील को, एग्जामिनर को अगर कहीं पे भी आपको जरूरत पड़े, इसको सजेस्ट कहाँ करना है ओ लेवल्स में, ये कहाँ पे आप सजेस्ट करेंगे? तो ट्रेंडल व्हील्स जो हैं वो आपने अगर यूज करना है, एग्जामिनर को सजेस्ट करना है, तो ट्रेंडल व्हील आपने मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, तो मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो है उसमें आपने जो है इसको सजेस्ट करना है एग्जामिनर को। तो अगर, आई होप मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है सबके लिए, और अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो मेरी ये बात क्लियर है। हम देखें, लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ए है, और दूसरा पॉइंट ये बी है, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम मेजर करना चाह रहे हैं। ये डिस्टेंस जो है अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम ओ लेवल्स में ट्रंडल व्हील को सजेस्ट करते हैं, और अगर फ्यू मीटर्स तक है तो हम इसको टेप, मेजरिंग टेप के तौर पे आइडेंटिफाई कराते हैं एग्जामिनर को कि हम मेजरिंग टेप को यूज करेंगे। तो आई होप, मेरा ख्याल है कि आपको ये ट्रंडल व्हील की जो शेप है और इसकी बेसिक मेजरमेंट जो चाहिए ओ लेवल्स के कैंडिडेट को, वो आपको एक आइडिया हो गया है। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है ये मेजरिंग टेप है,
तो ये जो मेजरिंग टेप है या ये भी मेजरिंग टेप है, आप इस पे देख सकते हैं कि इस पे 7.5 मीटर लिखा हुआ है। तो ये मेजरिंग टेप 7.5 मीटर्स तक मेजर कर सकती है। अमूमन ये जो टेप यहाँ पे नजर आ रही है अराउंड 1 मीटर या उससे फ्यू मीटर, यानी विद इन 2 और 3 मीटर्स की ये मेजरमेंट्स कर सकती है। तो ये हो गई दो लार्ज डिस्टेंस के लिए। अब बेटा ऐसे डिस्टेंस जो 1 मीटर या उससे कम होते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर 1 मीटर तक है तो हम यूज करेंगे मीटर रूल। मीटर रूल का मतलब है कि 1 मीटर का रूल। ठीक है, ये जो रूल होता है ये 1 मीटर का होता है। ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐड की हुई ये 30 सेंटीमीटर का रूल है, जो हम लोग हमारे स्टूडेंट्स कैरी कर रहे होते हैं। वो अमूमन जो बड़ा वाला स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर्स का होता है, ये उस तरह का एक है। अच्छा, मीटर रूल भी होता है बेटा, एक हाफ मीटर रूल भी होता है। आई होप कि आप इन दोनों में परेशान नहीं होंगे। मीटर रूल मैक्सिमम 1 मीटर की लेंथ मेजर कर सकता है, हाफ मीटर रूल हाफ मीटर की लेंथ मेजर करेगा। और ये जो रूल आपको स्केल जो नजर आ रहा है ये 30 सेंटीमीटर की मेजरमेंट करेगा। मेरा ख्याल है इसमें भी कोई इशू नहीं है, सब लोग फेमिलियर हैं स्केल से इनसे। उसके बाद बेटा ये जो किसी भी स्केल के लिए फॉर ईच डिवीजन अगर आप वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको ये चीज आनी चाहिए ओ लेवल्स में कि एक डिवीजन की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको इसका जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक है आप लोगों को आती है, इसको रिवीजन कर रहा हूँ। काउंट द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन द स्केल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस स्केल को पिक कर लूं, तो अगर मैं इनके दरमियान में ये और ये दो नंबर्स कंसेक्यूटिव ले लूं, इनके बीच में कितनी डिविजन्स आ रही हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 डिविजन्स आ रही हैं। ठीक है, तो आपने पहला स्टेप क्या है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लें और उन नंबर्स के बीच में जो डिविजन्स हैं उनको काउंट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये इसकी इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा। जैसे ये मैंने पिक किया था 4 - 3 अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी जो रीडिंग ऑन स्केल है दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, ये टेक्निक आपने यूज करनी है और इससे आपने वन डिवीजन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो वन डिवीजन की वैल्यू है, ये जो वन डिवीजन की वैल्यू है बेटा, इसको हम लोग एटीपीज में अमूमन इसको सेंसिटिविटी ऑफ स्केल, या इसको बेटा हम प्रिसीजन ऑफ स्केल भी के तौर पे भी सोचते हैं। तो प्रिसीजन या सेंसिटिविटी ऑफ स्केल जो है वो वन डिवीजन की वैल्यू है। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि हम प्रिसीजन को जो है यहाँ पे डिफाइन करें कि प्रिसीजन का क्या मतलब है, तो आपने कैसे डिफाइन करना है प्रिसीजन या सेंसिटिविटी को? आपने इसको डिफाइन करना है मिनिमम मेजरमेंट that can be taken by using scale। जो स्केल आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है उससे आप मिनिमम कितनी मेजरमेंट ले सकते हैं, वो आपका प्रिसीजन या सेंसिटिविटी होगी। ठीक है, तो प्रिसीजन या सेंसिटिविटी का मतलब है कि आप कितनी मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं, और वो कैसे आप फाइंड कर रहे हैं? कंसेक्यूटिव स्केल के ऊपर दो कोई कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लें, जैसे मैंने 3 और 4 पिक किया, आप 6 और 7 ले लें, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लें, उनके इन बिटवीन कितनी डिविजन्स है वो काउंट कर लें। तो अब लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करें और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास उसका प्रिसीजन आ जाएगा कि या मिनिमम मेजरमेंट आ जाएगी। ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है इसमें, आई होप। मेरा ख्याल है सबको ये बात आती भी है, लाउड एंड क्लियर है सबके लिए। अच्छा, अब बेटा एटीपी के लिए ऑलवेज
keep your line of sight perpendicular to the scale being read to avoid parallax error. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरेलक्स एरर। इसको अवॉइड करने के लिए लाइन ऑफ साइट को हमेशा परपेंडिकुलर रखा जाता है। दूसरा बेटा, जब आप लेंथ मेजर करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप रिपीट करेंगे मेजरमेंट्स को, उनका एवरेज फाइंड करेंगे ताकि आप एक्सपेरिमेंट की जो एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये दो सजेशन होते हैं बेटा। ये किसी भी स्केल की, कोई भी स्केल आप मेजरमेंट्स ले रहे हैं स्केल से, तो अगर एग्जामिनर बोले कि स्टेट वे बाय विच यू कैन इम्प्रूव द मेजरमेंट्स या उसकी एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो पहला तो यही होता है कि कीप द लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द स्केल इन ऑर्डर टू अवॉइड पैरेलक्स एरर। ये इसमें दो पी आ गए। तो पैरेलक्स एरर को अवॉइड करने के लिए हम जो है, उसके बाद दूसरा है कि आप रिपीट करें मेजरमेंट्स को, उनका एवरेज ले लें ताकि एक्यूरेसी आपके पास इंप्रूव हो। ठीक है, तो अब प्लीज, अब ये एक स्केल आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में, और इस स्केल में मैं आउटलाइंस ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोग जो है इस स्केल से ये बेटा, ये प्लीज ये कोई मुझे रीड करके बताए, इसकी व्हाट्सएप पे मैसेज करें कितनी लेंथ है बेटा इस पेंसिल की। 5.4। ठीक है बेटा, ठीक है। तो दैट मीन्स आप लोग स्केल को रीड कर सकते हैं। ये बेटा 1 मार्क क्वेश्चन एटीपी में आ सकता है, तो ये आपने अभी रीड किया, दैट इज 5.4, और इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा, सेंटीमीटर्स। तो दिस इज 5.4 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अब दूसरा बेटा, ये तो हो गया एक रूलर का वन यूज। आपने एक जैसे पेंसिल की किसी भी ऑब्जेक्ट की एक लेंथ मेजर कर ली स्ट्रेट अवे, और ये जो मैंने एरोज ड्रॉ की हैं आपने देखा, ये आपकी बेसिकली ये मैंने क्या किया है, ये मैंने यहाँ पर आपका लाइन ऑफ साइट ड्रॉ किया है, आपकी आई की पोजीशन यहाँ होगी। ठीक है, अब बेटा हम स्केल को यूज करके इन स्फेयर्स का डायामीटर मेजर करना चाह रहे हैं। हम इसको यूज करके स्फेयर्स का डायामीटर यूज करना चाह रहे हैं, और इस डायामीटर के लिए मैंने इसको जूम कर दिया है ताकि आपकी स्क्रीन पे ये क्लियरली नजर आए। तो ये 4 बॉल्स हैं, तो इनका डायामीटर अब हमने कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज ये कैलकुलेशन करके मुझे बताएं क्या डायामीटर है इसका। 2 सेंटीमीटर बता रहे हैं। तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग है ओवर हियर, यहाँ पर जो रीडिंग है दिस इज 4, और यहाँ पर जो रीडिंग है दिस इज 12। ठीक है जी, तो दैट मीन्स इट्स 12 - 4, 8 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। अब इस 8 सेंटीमीटर को नंबर ऑफ बॉल्स पे डिवाइड कर देंगे, तो एक बॉल की जो लेंथ है ये वाली, ये जो लेंथ है दिस वन, ये डायामीटर है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 2 सेंटीमीटर। अगर ये 3 मार्क्स का एटीपी में या 1 मार्क का होता तो आप स्ट्रेट अवे मेजर कर सकते हैं, यहाँ से रीड कर सकते थे, लेकिन अगर एटीपी में ज्यादा मार्क्स का होगा तो फिर आपको ये वर्किंग करके शो करनी पड़ेगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल है ये भी क्लियर है। तो आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो गया है स्केल के मल्टीपल यूजेस के लिए। एक तो स्ट्रेट अवे सिंपल मेजरमेंट थी यहाँ पे एक पेंसिल की, उसके बाद हमने इन बॉल्स का डायमीटर मेजर किया है बाय यूजिंग दिस स्केल जो हमारे पास अवेलेबल था। अच्छा, अब उसके बाद बेटा अभी मैंने बात की थी पैरेलक्स एरर की,
तो जो आई है, ऑब्जर्वर की आई, उसका करेक्ट पोजीशन पे होना बहुत जरूरी है। तो वो करेक्ट पोजीशन क्या बनती है बेटा? वो करेक्ट पोजीशन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन, ये लाइन ऑफ साइट है, करेक्ट, दिस वन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और दिस वन इज परपेंडिकुलर टू द स्केल। तो लाइन ऑफ साइट जो है, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और ये लाइन ऑफ साइट जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द स्केल। ठीक है, ये करेक्ट पोजीशन है आई की। अब इन करेक्ट पोजीशंस को देखें तो यहां से अगर आप इसको रीड करें तो आपके पास दिस वन, ये रीडिंग आएगी। इसको यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाली रीडिंग, और इसको हम काउंट कर लेते हैं हम। तो 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दिस इज 4.7 सेंटीमीटर। और अगर आई की ये पोजीशन रखी जाए तो यहाँ से जो आप रीड करेंगे तो दिस वुड बी 4.9 सेंटीमीटर। तो दोनों रीडिंग्स जो हैं वो इनकरेक्ट है, आई की पोजीशन करेक्ट नहीं थी। और जब भी आपका लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द स्केल होगा तो आपकी स्केल से जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट होगी। तो इसका मतलब जब भी किसी भी किस्म का स्केल आप यूज करें, उस स्केल को यूज करते हुए आपने अपने लाइन ऑफ साइट को परपेंडिकुलर रखना है। यूजुअली आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, जब वो थर्मामीटर रीड करते हैं तो वो अपने लाइन ऑफ साइट और थर्मामीटर के साथ परपेंडिकुलर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पहली एरर जो हमारे पास है, दैट इज अबाउट पैरेलैक्स एरर। आई होप ये इस डायग्राम से क्लियर हो गया है हमें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट इसमें एक काम और हमें जरूरत है। ये हमारे पास एक टेबल है, ओ लेवल्स का एक स्टैंडर्ड टेबल है। अगर हमारे पास 15 सेंटीमीटर का रूलर है तो 15 सेंटीमीटर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये बताता है ये रूलर मैक्सिमम कितनी लेंथ मेजर कर सकता है। अगर ये होता 30 सेंटीमीटर रूलर तो ये मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले सकता है। अब अगर बेटा, अगर आपको एटीपीज में ये लेंथ मेजर करके लिखना है तो इसका एक प्रिंसिपल होता है, और वो प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? जो प्रिसीजन है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, सेंसिटिविटी या प्रिसीजन जो मैंने अभी समझाई, वो जितने डेसिमल प्लेस पे होगी उतने डेसिमल प्लेस पे आपने रीडिंग लिखनी। फॉर सपोज अगर हम इस बात को यूं सोचते हैं कि हमारे पास ये स्केल था सामने अभी, ये वाला नहीं, इसको ले लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ, फर्ज करते हैं बेटा ये एक कोई वुड का पीस है और हम इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, और अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करूं तो ये लेंथ मेरे पास आएगी 4। अब मैंने इसको लिखना कैसे? दिस शुड हैव बीन 4.0 सेंटीमीटर। इसको मैं 4 नहीं लिखूंगा, 4.0 लिखूंगा। जो इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन है, यानी वो जितने डेसिमल प्लेस पे आपके पास प्रिसीजन होता है, आपकी रीडिंग उतने ही डेसिमल प्लेस पे होनी चाहिए। ठीक है, दोबारा सोचें, मेरे पास ये एक वुड का पीस है, मैं इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूँ और इसकी रीडिंग आ रही है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। और जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको एक डेसिमल प्लेस पे लिखूंगा, ये लिखा जाएगा 4.0 सेंटीमीटर। तो मुझे स्केल का प्रिसीजन जो है वो 100% अपनी मेजरमेंट में एग्जामिनर को शो करना है। ठीक है, क्लियर है बात ये? तो हमारे पास जब हम लेंथ मेजर करेंगे तो उसमें हमें प्रिसीजन का बहुत केयरफुली उसका ख्याल करना पड़ता है डेसिमल प्लेसेस में। अच्छा, ये तो हो गया बेटा। इसी तरह से अगर मीटर रूल की बात की जाए तो ये मैक्सिमम 1 मीटर की लेंथ मेजर करता है, और इसका प्रिसीजन भी 0.1 सेंटीमीटर है, और मैक्सिमम लेंथ कितनी मेजर करता है? 100 सेंटीमीटर। उसके बाद वर्नियर कैलिपर आपके पास आ जाता है, इसका प्रिसीजन 0.01 सेंटीमीटर है। अब ये 2 डेसिमल प्लेस पे है तो देखिए मैंने 2 डेसिमल प्लेस पे लिखा हुआ है 15.00। ठीक है, यहाँ पर ऊपर देखें ये 100 सेंटीमीटर था तो मैंने 100.0 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस पे इसका प्रिसीजन है। क्लियर है बात ये? ठीक है, इसी तरह से वर्नियर, क्योंकि अब सिलेबस में है नहीं, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की बात करते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो है वो मैक्सिमम कितनी लेंथ मेजर करता है? 25 मिलीमीटर। और इसका प्रिसीजन कितना है बेटा?
0.01 मिलीमीटर इसका प्रिसीजन है। 0.01 यानी 1/100th डिवीजन, 100th मिलीमीटर ये मेजर करता है। तो 0.01 मिलीमीटर इसका प्रिसीजन है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। अब ये 2 डेसिमल प्लेस पे है, तो इसको मैंने 25 नहीं लिखा, 25.00 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो मैं बात समझाना चाह रहा था, जितने डेसिमल प्लेस पे आपका प्रिसीजन होता है, आपकी मेजरमेंट भी उतने ही डेसिमल प्लेस पे लिखी जाती है। ठीक है, तो अब हमने ये तो सीख लिया कि हमारे पास ये जो प्रिसीजन है ये किस तरह से काम कर रहा है, क्या होता है। अब बेटा इसमें एक चीज अभी और मुझे जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो इसलिए पहले उसकी बात करता हूँ। अब देखो, हमारे पास जब हम कोई रीडिंग लेंगे, कोई मेजरमेंट्स हम लेते हैं लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए, तो जब हम रीडिंग लेते हैं तो उस रीडिंग का मतलब क्या है बेटा? रीडिंग का मतलब है टू रीड द स्केल। हर चीज का बेटा, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट देखें, उसके ऊपर स्केल होता है और उस स्केल को आप रीड करते हैं। तो जब आप उस स्केल को रीड करते हैं तो उससे आपके पास रीडिंग्स आती हैं। ठीक है, तो जब आप रीडिंग्स लेते हैं तो उन रीडिंग्स में आपसे कुछ एरर्स भी होती हैं, और वो जो एरर्स है वो एरर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। एक होंगी बेटा सिस्टमैटिक एरर्स, और एक आपके पास आएंगी बेटा रैंडम एरर्स। अब सिस्टमैटिक वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक का मतलब जो है दैट इज एरर्स ड्यू टू सिस्टम। ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से आपके पास यूजुअली, बाकी एएस लेवल में इस पे फर्दर डिस्कशन की जाएगी। अभी क्योंकि बिगिनर्स हैं, सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आप इसको सोचें कि ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है, और जो रैंडम एरर है ये ऑब्जर्वर की वजह से, ये इंसान की वजह से, हमारी वजह से आ रही है। अब मुझे आप जल्दी से इसका भी एक सवाल कर रहा हूँ, दोबारा सोचें, जब भी आप कोई रीडिंग लेंगे तो उन रीडिंग्स में एरर्स 100% बेटा एरर्स होती हैं। ठीक है, अब वो एरर्स या तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होंगी या आपकी वजह से होंगी। ठीक है, आपके टेक्निक में कोई फॉल्ट हो सकता है, आपका और कोई आपके मेथड में कोई फॉल्ट हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फॉल्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच के सेल जो है वो वीक हो गए, तो स्टॉप वॉच जो है वो स्लो हो गई। अब वो तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट आ गया कि फर्ज करते हैं किसी स्टूडेंट से स्टॉप वॉच गिर गई और उसके सर्किट में कोई डिफेक्ट आ गया और स्टॉप वॉच फास्ट हो गई, तो इस तरह से स्टॉप वॉच के अंदर आ गया, तो ये इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है, ये सिस्टमेटिक एरर के अंदर ऐड होगा। तो अभी हमने यहाँ पर एक एरर डिस्कस की थी, दैट वाज पैरेलैक्स एरर। तो बेटा पैरेलैक्स एरर जो है, जो हमने यहाँ डिस्कस की पैरेलैक्स एरर, तो मुझे एक बात बताएं, पैरेलैक्स एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से है या ऑब्जर्वर की वजह से? प्लीज ये कोई मुझे मैसेज कर दे, तो आंसर कर दें आप मुझे। यस, बिल्कुल ठीक है, ऑब्जर्वर की वजह से। तो दैट मींस पैरेलैक्स एरर इज द रैंडम एरर। पैरेलैक्स एरर को हम कहेंगे कि ये हमारा रैंडम एरर है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही एक और एरर होता है जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, एंड दैट इज नोन एज जीरो एरर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जीरो एरर कहते हैं। और ये जीरो एरर को जब आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप जीरो एरर को डिफाइन करते हैं कि व्हेन द जीरो ऑन द मेन स्केल एंड जीरो ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक है, डू नॉट मीट। तो मेन स्केल, और अब आपके लिए ओ लेवल्स में क्योंकि अब वर्नियर नहीं रह गया, तो इसको अगर मैं दोबारा से रीराइट कर दूं, तो इसको आपने सिंपल सर्कुलर स्केल के तौर पे याद कर लिया। तो जीरो एरर क्या होगा बेटा? व्हेन द जीरो ऑन द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल डू नॉट मीट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो बेटा ये जो लाइन है, बल्कि मैं आपको पहले तो इसका ये दिस वन, ये आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज है, और इस माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में ये जिस चीज को मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस पोर्शन को हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, ये हमारे पास हाईलाइटेड पोर्शन आ गया। दिस इज मेन स्केल, ये हमारे पास बेटा मेन स्केल है, और ये हमारा सर्कुलर स्केल है। तो
कितने बेटा वर्नियर इसमें माइक्रोमीटर में कितने स्केल आ गए? 2 स्केल आ गए। एक आ गया मेन स्केल, दिस वन, ये मेन स्केल है, और ये हमारा एक सर्कुलर स्केल है। ठीक है, तो हम माइक्रोमीटर में ये जिसका सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट को रोटेट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये स्पिंडल जो है ये टुवर्ड्स या अवे मूव करता है। अब जैसे इसके अंदर हमने यहाँ पर ये एक बॉल प्लेस की हुई है, और इस बॉल को हम जो है यहाँ पर डायमीटर मेजर करेंगे। अब बेटा एग्जाम के पॉइंट से आपको माइक्रोमीटर के लिए क्या याद करना है कि ये मैक्सिमम कितनी मेजरमेंट कर सकता है और मिनिमम कितनी कर सकता है। दोबारा मैं स्केल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे देखें, तो ये मैक्सिमम 25.00 मिलीमीटर मेजर कर सकता है और मिनिमम 0.01 मिलीमीटर कर सकता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे वापस आ जाए। ये हमारा जो माइक्रोमीटर है, इसका ये पोर्शन मेन स्केल है, और इस मेन स्केल के ऊपर अगर मैं इसको जूम कर दूं, ये जूम कर दिया मैंने, अगर आप इस मेन स्केल को देखें तो ये 0 है और यहाँ पर ये 5 मिलीमीटर है। तो ये 0 और 5 के बीच में कितनी डिविजन्स बन रही हैं बेटा? ये बन रही है 1 2 3 4 5। तो 5 माइनस 0 इज 5 अपॉन 5, दिस इज 1। तो दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो ये एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के लिए है। लेकिन अगर आप इसको और जूम कर रहा हूं बेटा, मैं अब दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अब इनके बीच में देखो ये फर्दर एक डिवीजन हुई हुई है, तो इसका मतलब ये 1 मिलीमीटर भी फर्दर जो है हाफ में डिवाइड हुआ हुआ है। तो 1 मिलीमीटर का हाफ अगर करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? 0.5 मिलीमीटर। तो ये जो यहाँ पर इस मेन स्केल की जो डिविजन्स हैं, ये वाली बड़ी वाली जो 1 मिलीमीटर की हैं, इनको फर्दर एक हाफ में डिवाइड किया गया। तो मेन स्केल पे जो आप कम से कम रीडिंग ले सकते हैं वो है 0.5 मिलीमीटर। ये 0 है, ये 1 है, इनके इन बिटवीन ये रीडिंग आ रही है, तो ये 1 मिलीमीटर का हाफ हो रहा है 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा ये हमारे पास जो रीडिंग आएगी मेन स्केल पे वो है 0.5 मिलीमीटर। अब बेटा ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है, इसको जब हम रोटेट करते हैं तो ये मेन स्केल पे कितना बेटा मूव करेगा? ये मेन स्केल 0.5 मिलीमीटर मूव करता है। ठीक है, हाफ अ मिलीमीटर, एक रोटेशन हाफ अ मिलीमीटर के बराबर होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि एक रोटेशन सर्कुलर स्केल की दैट इज 0.5 मिलीमीटर। अब फिर क्या किया गया? फिर ये किया गया कि बेटा ये जो सर्कुलर है स्केल, इसके ऊपर फर्दर इसकी स्मॉल डिवीजन, इसकी डिविजन्स की गई हैं। ठीक है, ये डिविजन्स देखें, ये वाली डिविजन्स की गई हैं। तो ये जो एक डिवीजन है ये 0.01 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए इसका प्रिसीजन जो होता है वो 0.01 है। तो ये जो एक डिवीजन सर्कुलर स्केल की एक डिवीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? 0.01 को। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिवीजन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर को। अब देखो, आपने याद क्या करना है? आपने सिंपल याद ये रखना है कि माइक्रोमीटर का प्रिसीजन 0.01 होता है। सर्कुलर स्केल की एक रीडिंग जो है वो 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो अगर आपने इसको मेन स्केल को सोचना है तो ये मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है। तो किसी भी माइक्रोमीटर के दो स्केल हैं, एक मेन स्केल और एक आपके पास सर्कुलर स्केल है। ठीक है, तो मेन स्केल जो है अगर उसको आप सोचें तो मेन स्केल के ऊपर आपके पास प्रिसीजन 0.5 था और सर्कुलर स्केल पे 0.01 होता है। अच्छा, ये तो हो गई बेटा, ये सिंपल बात हो गई इस तरह की। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कोई मुझे अगर नजर आ गया, कोई मैंने ऐड नहीं की इस तरह की, चले कोई इशू नहीं है। तो अगर मेरे पास ये जो मेन स्केल है
ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो नजर आ रही है इसको डेटम लाइन भी बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है मेन स्केल की, और ये जो आपके पास दिस वन, ये वाली, दिस इज कॉल्ड डेटम लाइन। इसको डेटम लाइन कहते हैं। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर स्केल की जो लाइन आपस में कनेक्ट होती हैं, हम उसको रीड करते हैं। ठीक है, अभी मैं रीड करना बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ठीक है, इसको रीड करेंगे अभी हम। और रीडिंग करने के लिए मैं आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी बना कर दे रहा हूँ, तो आप उस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो इसको रीड कैसे करेंगे भाई? इसको रीड करेंगे आपने, इसको रीड करना है मेन स्केल रीडिंग। इसको मैं अमूमन लिखता हूँ MSR। और सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसको हम लिखते हैं CSR। तो रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर, अगर आप माइक्रोमीटर को रीड करते हैं तो दैट इज ऑलवेज MSR, मेन स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रीडिंग आ जाएगी जो माइक्रोमीटर से आपने रीड करके ऑब्टेन की। अब मैं इस स्केल पे वापस आता हूँ क्योंकि मुझे फिर जीरो एरर की तरफ भी जाना है। तो हम यहाँ पे पहले इसको रीड करना सीख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 8, और 8 के बाद ये 0.5 आ रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही है? दिस इज 8.5 मिलीमीटर। ये आ गई मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद सर्कुलर स्केल पे हम देखें तो सर्कुलर स्केल पे 40th डिवीजन, ये वाली 40th जो रीडिंग है, और डेटम लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। तो ये जो यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, अब ये कितनी है? 40th से। अब क्या करोगे आप? सर्कुलर स्केल रीडिंग लोगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या करोगे बेटा? जो आपके पास प्रिसीजन है 0.01, उसको यहाँ पर जो नंबर आपके पास आ रहा है उससे सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 40। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो है 0.01 इंटू अगर 40 करें तो हमारे पास ये आ गया 0.4। अब बेटा दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास 8.9 की जो रीडिंग है वो आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास 8.5 प्लस 0.40, तो दिस इज 8.90 मिलीमीटर। तो ये जो रीडिंग यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रही है, ये वाला जो बॉल है, स्फेयर है, इसका जो डायमीटर हमने यहाँ से रीड किया, वो रीड किया हमने मेन स्केल के ऊपर। हमारी रीडिंग है 8.5। उसके बाद हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखी, वो और डेटम लाइन कौन सी कनेक्ट हो रही है। हमने सर्कुलर स्केल के नंबर को 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई। उसके बाद हमने मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को ऐड कर दिया और 2 डेसिमल प्लेस में हमने अपना आंसर लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये डायमीटर आ गया इसका, जो हमने यहाँ पे बॉल देखी इसका। ठीक है, अब बेटा आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो ये हमें रीड करना आ गया। असल में ये सारी कहानी मैंने इसलिए मुझे सुनानी पड़ी है क्योंकि मुझे जो है यहाँ से जिस इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है, चलो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो बेटा अब मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की बात करनी है, वो माइक्रोमीटर के रीडिंग का दोबारा से हम देख रहे हैं। तो रीडिंग ऑन माइक्रोमीटर, ये आपने कैसे लिखनी है बेटा? अब ATP के लिए कैसे सोचना है? रीडिंग, ठीक है बेटा, जो भी आपका रिजल्ट आएगा माइनस जीरो एरर इज इक्वल टू योर मेजरमेंट या रीडिंग, जो भी आप नाम दे दें। ठीक है, यानी
जब भी आपने माइक्रोमीटर को यूज करना है तो अब कैसे यूज करना है, इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। आपका सबसे पहला काम जो स्टेप 1 है वो क्या है, आपने सबसे पहले जीरो एरर को चेक करना है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का आपने रीडिंग लेनी है, मेजरमेंट करनी है। जो भी डायमीटर है बेटा वो आपने ले लेना है। फिर दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, रिमेंबर दैट। जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी, कभी भी ऐड नहीं होगी, ये सब्ट्रैक्ट होती है। फॉर्मूला जो इसका होता है, इसमें रीडिंग में से जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट की जाती है। ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बताने का रीजन बेटा अब आ रहा है यहाँ पे। there are two types of zero error. One is positive zero error and other one is negative zero error. दो तरह के zero errors। Positive zero error को आप कैसे सोचोगे, zero mark on datum line to the left पॉजिटिव एरर, या आसानी से जब आपके पास ये डेटम लाइन होती है, ये जीरो से अबव होती है, जीरो से ग्रेटर नंबर के साथ कनेक्ट होती है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होगा। और अगर आपका डेटम लाइन जो है जीरो से बिलो, यानी ये 40s वाले 45, 46, 47, 48 ऐसे किसी नंबर से आगे कनेक्ट होगी, यानी बिहाइंड द जीरो अगर आएगा तो आपके पास नेगेटिव जीरो एरर है। और अगर जीरो से आगे आएगा तो आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर है। और अगर फर्ज करते हैं बेटा, इसको मैं यूं कर लूं, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, ये मैं इसको थोड़ा सा, सिचुएशन ऐसी आ जाए कि यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ रहा है। नाउ द डेटम लाइन एंड द जीरो ऑन द स्केल आर बोथ कनेक्टेड, एक दूसरे से कंसाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नो जीरो एरर, यहाँ पे जीरो एरर नहीं है। बट इफ, अगर ऐसा सिनेरियो है जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा था कि हमारे पास जो है ये जो डेटम लाइन है ये जीरो से बिहाइंड है, तो नेगेटिव जीरो एरर है। और अगर जीरो से डेटम लाइन जीरो से अबव है तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है। अब बेटा इसको, अगर ये पॉजिटिव जीरो एरर है तो अब इसको रीड करते हैं। तो इसको रीड करें अगर आप, तो आपको नजर आएगा जैसे जो टेक्निक मैंने बताई। सबसे पहले तो आप मेन स्केल को देखेंगे, तो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग हमें मिल रही है जीरो, तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई जीरो प्लस। उसके बाद अब आपने सर्कुलर स्केल को देखा, तो जीरो आपके पास यहाँ है, तो दिस इज 1, 2 एंड 3, तो ये आ गया बेटा 0.01 into 3, 0.01 into 3, तो ये आ गया 0 + 0.03, तो ये आ गई पॉजिटिव जीरो एरर आ गया प्लस 0.03 मिलीमीटर, ये आपके पास जीरो एरर आ गया। और फर्ज करते हैं वही बाल जो अभी हमने यहाँ पे मेजर किया, दिस वन, जिसका हमने डायमीटर मेजर किया 8.9। अगर फर्ज करते हैं ये इसी इंस्ट्रूमेंट का एरर था, तो अब हमारी फाइनल रीडिंग कैसे बनेगी बेटा। अब हमारी जो फाइनल रीडिंग होगी वो बनेगी कि 8.90 माइनस प्लस 0.03। अब बेटा जो इसका रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द एक्चुअल आंसर, वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो देखें, मैंने जीरो एरर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है। हालांकि जीरो एरर पॉजिटिव थी, लेकिन ये एक्चुअल रीडिंग में से हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। ऐसे ही अगर यही, अगर फर्स्ट करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट सेम है और हमारे पास जो जीरो एरर है वो नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर अगर हम इसको रीड करें तो हम लाइन है और ये जीरो यहाँ 1, 2, 3, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है। तो बेटा ये हमने वही 3 को 0.01 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज 0.03 मिलीमीटर, एंड दिस इज बिलो जीरो, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 0.03 मिलीमीटर। और अगर यही सेम जो अभी हमने यहाँ पे रीड किया था डायमीटर, दैट वाज 8.90, अगर उसमें से हम इसको माइनस करें तो माइनस माइनस 0.03, अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर होगा। तो समझाना मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जो जीरो एरर होता है दैट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है।
और जो हमारे पास जीरो एरर की कितनी टाइप्स होंगी? दो टाइप्स होंगी, एक नेगेटिव जीरो एरर और एक पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, और जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी। जीरो एरर किसके अंदर आता है? इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर आता है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, अगर हो तो भाई मुझे प्लीज इसको व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। इसलिए 40 किया था बेटा कि यहाँ पर ये जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल की, ये 40 थी ना, तो जो यहाँ पे नंबर सर्कुलर स्केल का आएगा उसको इसके प्रिसीजन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो डेटम लाइन है, दिस वन, एंड द सर्कुलर स्केल लाइन, ये दो लाइंस आपस में कंसाइड कर रही है। दैट्स वाई इसको बेटा 40 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। तो अब हमें जो है, और अगर किसी को भाई कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दें, तो अदरवाइज मैं फिर आगे की तरफ जा रहा हूँ। ये एक इंस्ट्रूमेंट आपको नजर आ रहा है, अब इसको रीड आप लोगों ने करना है। इसका ये मेन स्केल, इसको रीड करें, और मैं वेट कर रहा हूँ आपके, व्हाट्सएप करें मुझे आंसर। मेन स्केल की रीडिंग को मुझे बताए। दिस इज, यस, 5, 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, 13, 14, और ये वाला 15। ये लाइन नजर आ रहा है ना, ये 15 है। तो मेन स्केल का रीडिंग जो बन रहा है, मेन स्केल रीडिंग दैट इज 15। अब प्लस कर देते हैं इसमें। ठीक है, नहीं 15 है बेटा, 14.91 कहाँ से आ गया? ये वाला रीड करना है ना, ये वाला स्केल की रीडिंग लिखी जाएगी, दिस वन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज 15। उसके बाद बेटा ये मेन स्केल की रीडिंग 15 है, और उसके बाद इसका सर्कुलर स्केल जो है उसको देखें, तो ये हमारे पास 10 है, दिस इज 11, 12, 13 एंड 14। अच्छा, ये मैंने 10 से ऊपर क्यों किया? क्योंकि यहाँ 15 है, तो ये 14 है। तो बेटा सर्कुलर स्केल की अगर रीडिंग लेंगे, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है हमारे पास, दैट वुड बी 0.01 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 0.14 मिलीमीटर। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो दिस इज 15.14 मिलीमीटर। अब हमारे पास यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर आपको जीरो एरर बता दिया। जीरो एरर जो है दैट इज प्लस 0.23। तो इसका जीरो एरर जो है 15.14 माइनस प्लस 0.23। तो स्टूडेंट्स मुझे आंसर भेज रहे हैं, दैट इज 14.91। आई थिंक यही मुझे आंसर बता रहे हैं आप लोग, जी 14.91 मिलीमीटर। ठीक है, 0.01 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बेटा कि जो हमारा सर्कुलर स्केल है, इसकी रीडिंग जो है वो अगर हम देखें, काउंट कर लेते हैं, नंबर्स को काउंट करते हैं, और एक स्केल की रीडिंग जो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर स्केल का जो एक डिवीजन है, दिस वन, ये जो एक डिवीजन है दैट इज इक्वल टू 0.01। तो अब यहाँ पर टोटल कितनी डिविजन्स आ रही हैं बेटा? 11, 12, 13 एंड 14, ये 14 आ रही है। तो अगर एक डिवीजन 0.01 के इक्वल है, तो 14 डिवीजन किसके इक्वल होंगे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो दैट्स वाई मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझ आ गई है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें नेगेटिव एरर है, प्लीज इसको सॉल्व करें। अब पूरा आंसर सॉल्व करके, माइनस करके, सब कुछ करके मुझे बताएं। ये रीडिंग आपको नजर आ रही है डिस्प्ले पे? 6.65 बता रहे हैं, तो आई थिंक ये रीडिंग यहाँ पे है, मुझे मेरा ख्याल है यहाँ पे है, तो ये 6 ही होगा। ठीक किया आपने, मेन स्केल रीडिंग आ गया 6,
सर्कुलर स्केल रीडिंग बन रहा है आपके पास 0.06, तो दिस इज 6.06, है ना, दिस इज 6, तो इसको 0.01 से मल्टीप्लाई किया 0.06, एंड दिस इज 6, तो 6 प्लस 0.06, 6.06, जीरो एरर इज नेगेटिव, 6.06 माइनस 0.05, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.11। ठीक है, आई होप सबको माइक्रोमीटर रीड करना आ गया है, मेरा ख्याल है। अब ये मैं शेयर कर दूंगा, तो ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी। अच्छा, अब मुझे ये जो जीरो एरर आपको नजर आ रही है, जो ये जो निडल है, दैट निडल इज नॉट कंसाइडिंग विद दिस जीरो, तो इसके अंदर जीरो एरर है। कोई बता सकता है ये कौन सा जीरो एरर है? यस, ठीक है बेटा, शाबाश। एनीवन एल्स? यस, ठीक है, शाबाश। ये बेटा एक एम मीटर है, एम मीटर है। इस एम मीटर के ऊपर हमारे पास जो है कोई भी बेटा हो सकता है ना, हम तो जीरो एरर को सीख रहे हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, तो वोल्ट या एम मीटर कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो ये निडल है, दिस निडल इज नॉट कंसाइडिंग विद जीरो। अगर ये जीरो से कंसाइड कर रही होती तो इसके अंदर जीरो एरर नहीं था, बट दिस निडल इज अबव जीरो। जब भी अबव जीरो होगा तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, और जब भी बेटा इस तरह से बिलो होगा, तो जब भी ये यहाँ पर लो होगा तो ये नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, क्लियर होगी बात ये? तो एक पॉजिटिव है, नेगेटिव, यानी कि मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा माइक्रोमीटर के ऊपर आपको जीरो एरर नजर आए। जीरो एरर तो किसी भी स्केल पे हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब बेटा हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास माइक्रोमीटर का एक फेयर आइडिया यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन है नवंबर 08 का, माइक्रोमीटर से रिलेटेड। इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि फिगर 3.1 शोज अ माइक्रोमीटर। ठीक है, स्क्रू गॉज को शो किया एग्जामिनर ने। अब वो हमसे ये कह रहा है, स्टूडेंट चेक्स दैट देयर इज नो जीरो एरर ऑन दिस माइक्रोमीटर, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय जीरो एरर ऑन माइक्रोमीटर। तो अगर आपको जीरो एरर डिफाइन करनी हो माइक्रोमीटर पे, तो अभी मैंने लिखा भी था कि व्हेन क्लोज्ड, जब इसको आप क्लोज करेंगे तो जीरो ऑन द मेन स्केल इज नॉट कंसाइडिंग जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल। तो ये दोनों एक दूसरे से कंसाइड नहीं करेंगे। तो जब इसके दरमियान में इसको आप जब कंप्लीटली ये दोनों एंड्स मिलाएंगे, उस वक्त ये मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो दोनों एक दूसरे से अगर मिल रहे हैं तो जीरो एरर नहीं है, और अगर नहीं मिल रहे तो जीरो एरर है। आई होप ये क्लियर है बात। उसके बाद एग्जामिनर कह रहे थे, स्टूडेंट यूजेस द माइक्रोमीटर टू डिटरमाइन द थिकनेस टी ऑफ शीट ऑफ पेपर। द स्टूडेंट फोल्ड्स द पेपर in half 3 times and measure the total thickness of folded paper। तो 3 दफा वो उसको फोल्ड कर रहा है पेपर को। तो यूज फिगर 3.2 टू फाइंड टी। आपको टी को फाइंड करना है। तो पेपर को जब एक दफा फोल्ड करेंगे तो दो हो गए, दूसरी दफा फोल्ड किया तो चार हो गए, और 4 2 टाइम्स 8। अच्छा, बहरहाल ये तो बाद में सोचता हूँ मैं, अभी तो आप मुझे रीडिंग लेके बताएं। ये मैंने जूम कर दिया। ये प्लीज रीडिंग लेके बताइए।
तो ये 0 नीचे है, तो 1 ये आ गया, ये 0.5, तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई 1। ठीक है, इससे आगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना, ये तो ब्लैंक है, ये हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है, ये मेरे पास है जी 1.78 बता रहे हैं, तो ये 1.5 है क्या मेन स्केल पे? हम्म, चलो ठीक है, देख लेते हैं 1.5। और ये बन रहा कितना है बेटा? 25, 26, 27, 28। तो दैट मीन्स हमारे पास 28 इंटू 0.01, 0.28। तो 0.28 इसमें ऐड करें, 1.78। हाँ ठीक है, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1.5। मेन स्केल की रीडिंग आ गई 1.5। तो मैं यहाँ पे बेटा मेन स्केल रीडिंग 1.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.28 मिलीमीटर, 1.78 मिलीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब बेटा उसने कहा है पेपर की थिकनेस फाइंड करें, टी फाइंड करें। तो एक दफा पेपर को आप फोल्ड करेंगे तो वो 2 हो जाएंगे, फिर दूसरी दफा करें, तो जब 3 दफा उसने कहा उसको फोल्ड किया तो ये टोटल 8 हो जाएंगे, 3 हाफ। ठीक है, या आप भले पेपर को 3 टाइम्स फोल्ड करके देख लीजिएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 1.78 डिवाइडेड बाई 8, कोई आंसर बताए मुझे? 0.225 बता रहे हैं। हम्म। अच्छा बेटा, पता है अभी तक मैं एक बात पे मुझे थोड़ा सा, एक बात बताऊं मैं आपको, मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये 1 होना चाहिए मेरे कॉन्सेप्ट में। पता है क्यों? क्योंकि 0 यहाँ लिखा हुआ है। अगर 0 ऊपर लिखा होता तो 0 यहाँ है, तो इसका मतलब दिस इज 1 और दिस इज इन बिटवीन 1। तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको यहाँ पर बेटा इसको 1 होना चाहिए 1.5 के बजाय। एमएस बाद में देखेंगे, मेरे कॉन्सेप्ट में ये 1 है और ये 1.28 बनेगा। अब रीजन समझ में आया आप लोगों को कि एग्जामिनर ने ट्रैप कहाँ किया? हम यूजुअली जितने भी देखेंगे ना बुक्स के अंदर, तो वो 0 ऊपर लिखा हुआ होता है और उसके बाद काउंटिंग हुई हुई होती है। तो यहाँ पर 0 ये रहा, तो इस 0 इधर है, तो इसका मतलब मेन स्केल की मेन कैलिब्रेशन यहाँ नीचे है। तो अगर 0 है तो ये 1 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब किताब में ये 1.28 है, 1.78 नहीं आप लोगों ने कहा, लेकिन मैं आई विल गो विद 1.28। अभी एमएस बाद में देख लेंगे इसकी। ठीक है, तो ये अब इसको 8 पे डिवाइड करो, मुझे आंसर बताओ। 0.16 मिलीमीटर। ठीक है, 0.16 मिलीमीटर आ गया, ये हमारे पास आंसर। अब मेरे ख्याल से सबको ये बात क्लियर होगी है कि ये उसने एग्जामिनर ने जैसे ट्रैप किया था, तो इस तरह से हमने ट्रैप नहीं होना है। 8 से डिवाइड इसलिए किया कि उसको 3 उसमें फोल्ड किया उसने, 3 हाफ्स में। आपके पास कागज हो, उसको 3 दफा फोल्ड करके देखिएगा एक पेपर को, तो आपको नजर आएगा कि वो कितने पीसीस बन जाएंगे, वो 8 पीसीस बन जाएंगे। उसके बाद बेटा ये सवाल है सी पार्ट इसका। सब मॉडर्न माइक्रोमीटर्स आर डिजिटल, ये रिसेंटली जो यूज होते हैं वो डिजिटल ही होते हैं ज्यादातर। सजेस्ट वन एडवांटेज ऑफ डिजिटल माइक्रोमीटर और वन डिसएडवांटेज। तो कोई सजेस्ट करें बेटा इसका वन एडवांटेज। एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का एरर नहीं होगा।
सही है, ऑब्जर्वर का एरर नहीं होगा। ठीक है, रैंडम एरर नहीं होगा, नो रैंडम एरर, सही बात है। एनी अदर सोल्यूशन, प्रिसाइज एडवांटेज में आ रहा है, मोर एक्यूरेट कह रहे हैं, लेस चांस ऑफ एरर कह रहे हैं। ठीक है, नो पैरालेक्स एरर। ठीक है जी। तो इजियर टू रीड, एक लेमन भी इसको रीड कर सकता है। तो और साथ में हम कह सकते हैं कि नो रैंडम एरर, मोर एक्यूरेट, नो पैरालेक्स एरर। ठीक है, ये सारे एक्सेप्टेबल्स हैं। आई होप इसमें मसला नहीं है। सजेस्ट वन डिसएडवांटेज, कोई डिसएडवांटेज इसका सजेस्ट करें। सजेस्ट करें कोई डिसएडवांटेज। मोर चांस ऑफ, बेटा ये इस तरह की बात नहीं हो सकती। आपको वो बताना पड़ता है, ये ऐसे हाफ उसके ऊपर नहीं आएगा बात के मोर चांस ऑफ दिस। तो सबसे क्लासिकल इसका आंसर यही बनेगा कि ये एक्सपेंसिव है, सबसे पहली बात, तभी तो लैब्स में नजर नहीं आता। दूसरा बेटा, इफ बैटरी ड्रेन्स आउट तो इसमें एरर आ जाएगा। तो इट विल शो इनकरेक्ट रीडिंग। ठीक है, सही है ना बेटा, यही डिसएडवांटेज हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही है बेटा, महंगा है, सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो ये हमने इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और साथ में मैंने जो है आपको माइक्रोमीटर्स को रीड करना जो अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है वो सिखा दिया है। आपको दो एरर्स इंट्रोड्यूस करा दी हैं, पैरेलक्स एरर, जीरो एरर। जीरो एरर इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। हाउ टू राइट मेजरमेंट्स, आपको जो है प्रिसीजन कैसे फाइंड करना है वो बता दिया। आपसे आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कि आपके पास ये हमने एक वन यूज ऑफ मीटर रूल, अनदर यूज ऑफ मीटर रूल किया। जब भी आप कोई लेंथ मेजर कर रहे होते हैं तो आपको लाइन ऑफ साइट, लेंथ नहीं, किसी भी स्केल को रीड कर रहे होते हैं, लाइन ऑफ साइट को हमेशा परपेंडिकुलर रखेंगे टू अवॉइड पैरेलक्स एरर। आप रिपीट करेंगे, उसका एवरेज लेंगे ताकि आपके पास एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए। उसके बाद प्रिसीजन के लिए मैंने आपको सिखाया था कि दो रीडिंग्स ले लें, उन दो रीडिंग्स के बीच में नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करें। तो उन रीडिंग्स का डिफरेंस आपने, रीडिंग ऑन स्केल का जो डिफरेंस था उसको नंबर ऑफ डिविजन्स पे आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास प्रिसीजन आएगा। प्रिसीजन का मतलब क्या होगा? प्रिसीजन का मतलब ये है कि हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितनी होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने ये मीटर रूल इंट्रोड्यूस, सॉरी मीटर रूल के अलावा हमने ये मेजरिंग टेप्स देखी। जब लार्जर डिस्टेंस होगा तो उस वक्त हम ये मेजरिंग टेप सजेस्ट करते हैं। और उससे भी लार्जेस्ट जैसे 300, 400, 500 मीटर का डिस्टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे? वी विल बी यूजिंग दैट ट्रंडल व्हील, हम ट्रंडल व्हील को यूज करते हैं। अमूमन ये साउंड के चैप्टर में आप जब स्पीड ऑफ साउंड मेजर करेंगे उसमें जो डिस्टेंस मेजर करते हैं उसमें अमूमन हम ट्रंडल व्हील को सजेस्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बेसिक इसके लेंथ की मेजरमेंट से रिलेटेड जो है आज इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जो नेक्स्ट मैं क्लास लूंगा उसमें किसी एक टॉपिक का मैं P2 का क्वेश्चन भी करूंगा सॉल्व, और साथ में कोशिश करूंगा एटीपी का भी एक क्वेश्चन इसी लेंथ और इसका और एडिशन, यानी आपने जैसे सेट स्क्वायर्स कैसे यूज करने होते हैं, जैसे इसमें पेंडुलम को कैसे टाइम को मेजर करना है, उसमें यदि स्टॉप वॉच को कैसे यूज करें टाइम की मेजरमेंट, उसके ऊपर बात कर लेंगे। और उसी से रिलेटेड कोई पास्ट पेपर के सवाल भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में प्रोबेबली हम ये क्लास रखेंगे संडे को ही। तो अभी फिर यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई मसला हो, क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।